बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने किसी शख्स को उधार पैसे दिए और उस शख्स ने उसके एवज़ आपको कोई चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, एफआईआर भी आपने लॉन्च करवा दी, मगर उसके बावजूद आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे, तो उसके लिए अक्सर आपको लोग मशवरा देते हैं कि जी आर्डर 37 का दावा दायर करें। ये आर्डर 37 का दावा क्या होता है? ये सिविल दावे में और इसमें क्या फ़र्क होता है? यानी जो आम सिविल दावा किया जाता है रूटीन में, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? और ये कितने अरसे के अंदर अंदर दायर किया जा सकता है? क्या आर्डर 37 का दावा दायर करने से आपको पैसे मिल जाएंगे या नहीं? उस वो कितना मजबूत दावा होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस दावे के हवाले से जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो कौन सी हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज हमने डिस्कस करना है, अक्सर हम सुनते हैं कि जी चेक डिसऑनर हो गया, एफआईआर लॉन्च करवा दी, मगर 489F की एफआईआर होने के बावजूद पैसे बंदा जेल चला जाता है, उसके बाद ज़मानत करवा कर बाहर आ जाता है, मगर आपके पैसे आपको नहीं मिलते। लोग आपको मशवरा देते हैं कि जी आर्डर 37 का दावा करें। ये आर्डर 37 क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आर्डर 37 एक समरी प्रोसीजर के तहत एक दावा होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से होता है। यानी कि आज हम सिर्फ चेक के हवाले से बात करेंगे, मगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक आ सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडीज़, प्रॉमिसरी नोट आ सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकते हैं। हमें ज़्यादातर वास्ता जो है वो प्रो नोट से या चेक से पड़ता है, इसलिए आज हम चेक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन चेक ही लोग देते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद आर्डर 37 का दावा दायर करना पड़ता है। चूँकि आर्डर 37 का दावा इसलिए दायर करना ज़रूरी होता है कि 489F की एफआईआर जब आप लॉन्च करवा देते हैं, उसके अंदर पनिशमेंट है, उसके तहत आपको रिकवरी नहीं हो सकती। मुमकिन है 3 साल सज़ा है, 2 साल उसको सज़ा हो जाए, जेल चला जाए, वो वापस आ जाए। इसलिए उससे तो आपको पैसे मिलने नहीं हैं। वो एक प्रेशर टैक्टिस के तौर पर 489F की एफआईआर करवाई जाती है, चूँकि बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो डर कर पैसे दे देते हैं, मगर बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको आर्डर 37 का दावा दायर करना पड़ता है। आर्डर 37 का जो दावा है ये आम सिविल सूट की तरह ही होता है, मगर आम सिविल सूट थोड़ा लेंथी होता है, ये समरी प्रोसीजर के तहत होता है। आम सिविल सूट में जो दावा दायर करता है प्लेंटिफ, उसको अपना केस साबित करना होता है, मगर यहाँ सूरत-ए-हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ जिस शख्स ने, अगर आप आर्डर 37 का दावा दायर करते हैं, तो जिस शख्स ने, जो डिफेंडेंट है जिस पर आपने केस किया होता है, वो ओनस उस पर होता है कि वो साबित करे कि क्यों उसने ये चेक दिया था, ये प्रॉमिसरी नोट क्यों दिया था। पहले तो वो इस चीज़ की ये चीज़ वो साबित करेगा। अगर ये ऐसा नहीं साबित कर सकता तो स्ट्रेट अवे जो मुद्दई का दावा है वो डिक्री कर दिया जाता है। अब आर्डर 37 में जो है वो टोटल 7 रूल हैं। हम उसको इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि दावा तो उसी तरह होगा जिस तरह एक सिविल कोर्ट में आप दायर करते हैं। आर्डर 37 का दावा जो है, जो रूल 1 में लिखा गया है कि वो हाई कोर्ट में भी हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, या फिर किसी सिविल कोर्ट में भी हो सकता है जिसको हाई कोर्ट एम्पावर करे, मगर ज़्यादातर आर्डर 37 के दावे डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं। आर्डर 37 का दावा आपने दायर कर दिया। आर्डर 37 का दावा दायर करने के बाद जो समन करते हैं, जो सबसे अहम बात है, वो समन नहीं करना जो ऑर्डिनरी सूट में करते हैं। जो आम सिविल सूट में समन किया जाता है वो समन नहीं होता। आम सिविल सूट का जो समन होता है वो फॉर्म अपेंडिक्स बी का फॉर्म 2 होता है, जबकि ये अपेंडिक्स बी का फॉर्म 4 में एक स्पेशल समन होता है जो आपने करना होता है। अगर आपने उस स्पेशल समन जो अपेंडिक्स बी फॉर्म 4 में है वो उसके तहत नहीं किया, तो उसकी कोई हैसियत नहीं, उस समन को समन तस्वर नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। आपने समन करना है अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स बी में जो सीपीसी के अपेंडिक्स बी फॉर्म 4 है उसके मुताबिक समन करना है। समन जब दूसरी पार्टी को रिसीव हो जाएगा, डिफेंडेंट को, तो रिसीव होने के 10 दिन के अंदर अंदर उसने
डायरेक्ट आकर जवाब दावा जमा नहीं करवाना, बल्कि अपने आप को पीआर होकर दफ़ा करने की इजाज़त लेगा वो जज से। वो 10 दिन के अंदर-अंदर, ये 10 दिन का टाइम कहाँ लिखा गया है? ये 10 दिन का टाइम जो लिमिटेशन एक्ट है उसके आर्टिकल 159 के अंदर लिखा गया है। ये जो आर्डर 37 का दावा होता है, ये 3 साल के अंदर-अंदर आप कर सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिकवरी का। वो कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 ए लिमिटेशन एक्ट के अंदर 3 साल का अरसा लिखा गया है। सो जो लीव टू डिफेंड डिफेंडेंट आकर देगा, डायरेक्टली जवाब दावा नहीं देगा बल्कि लीव टू डिफेंड देगा। लीव टू डिफेंड उसकी अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर ये ऑर्डिनरी केस की तरह चल पड़ेगा। फिर आपने एविडेंस देनी है प्लेंटिफ ने, और उसके बाद केस चल पड़ेगा। अगर लीव टू डिफेंड में वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता और जज को मुतमिन नहीं करता तो ये दावा स्ट्रेट अवे जो है वो डिग्री हो जाएगा। सो ये समरी प्रोसीजर में इसमें कोई फिर जब दावा स्ट्रेट अवे डिग्री होने का मतलब ये है कि लीव टू डिफेंड एक्सेप्ट नहीं हुई, दावा स्ट्रेट अवे डिग्री हो गया, इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। सो ये इसलिए ये समरी प्रोसीजर के तहत चलाया जाता है, और ये एक गले की हड्डी होती है उस शख्स के लिए जिसने चेक दिया होता है, प्रॉमिसरी नोट दिया होता है। इसलिए इसमें ऑनर्स उस शख्स पर होता है कि वो लीव टू डिफेंड दे, कि चूँकि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन 118 है उसके अंदर लिखा गया है कि जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है, चेक हो, प्रॉमिसरी नोट हो, तो वो जब तक उसका कंट्रेरी साबित ना कर सके तो फिर अमूमन यही तसव्वुर किया जाएगा कि ये उसने किसी पेमेंट की अदायगी के लिए ये चेक या ये प्रॉमिसरी नोट दिया था। सो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं इनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, और इसमें ऑनेस्ट डिफेंडेंट पर होता है कि वो साबित करे कि ये उसने क्यों दिया था। अगर नहीं कर सकता तो फिर वो स्ट्रेट अवे डिग्री हो जाएगा। सो ये आज हमने आर्डर 37 के ऊपर डिस्कस किया। इसके वाले से जो जजमेंट्स हैं वो लिखवाता चलूँ। जो टाइम के 10 दिन के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड है जवाब का, वो 2024 CLC पेज 1184 और 2023 CLC पेज 1131 के अंदर इसको एलेबोरेट किया गया है। थैंक यू।